हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके पहले जो 2 पार्ट्स हम लोगों ने कवर किए हैं उसमें हम लोगों ने समझा है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, क्या वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट किसे कहा जाता है, उसके क्या जो है वेरियस फंक्शंस होते हैं, प्लस जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डिमांड एंड सप्लाई कब होती है उस चीज को भी जो है हम लोग समझ चुके हैं। आई होप सो कि ये जो सारे ही टॉपिक्स है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड आई होप सो कि आप लोग इसकी प्रीवियस वाले वीडियोस को देख चुके हो। अगर इफ इन केस नहीं देखा हो, अगर स्किप हो गया हो तो पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज लिंक में रहती है और अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं पता होगा तो आपको सेकेंड पार्ट जो है समझने में मुश्किल होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो है अगर बाय एनी चांस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 छूट गया हो तो एक बार जाकर जो है वो वीडियोस देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने इस पार्ट में, दैट इज पार्ट 3 में, जिसमें हम लोग जो है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो है ना उस टॉपिक का लास्ट वाला पार्ट करने वाले हैं। मतलब कि ये जो हमारा पूरा चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ब्रॉडली अगर डिवाइड किया जाए तो 2 टॉपिक्स हैं, वन इज योर फॉरेन एक्सचेंज एंड वन इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हम लोग अपने नेक्स्ट वाले जो है पार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड जो फॉरेन एक्सचेंज वाला हमारा टॉपिक है उसका लास्ट वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब देखो प्रीवियस वाले जो हमारे टॉपिक्स थे उसमें हम लोगों ने देखा कि जो है फॉरेन एक्सचेंज को डिटरमाइन किया जाता है कौन से पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट से, तो दैट इज द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है, जिसमें कि जो है आपके पास में सेंट्रल बैंक भी होती है एंड जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उनके बेसिस पर भी जो है डिसाइड किया जाता है कि जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक कब इंटरवीन करती है, जब उन्हें लगता है कि सिचुएशंस जो है वो एक लिमिट से बाहर जा रही है तो फिर ऐसे केस में सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरवीन करती है। अदरवाइज जो है मार्केट के हिसाब से ही जो है डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू जो एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमें बेसिकली और जो मेन टॉपिक है वो यही है कि एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, और कब जो है आपकी डिमांड बढ़ सकती है, कब कम हो सकती है, उसमें जो चेंजेस हैं उसकी वजह से आपका जो इक्विलिब्रियम प्राइस दैट मींस जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So flexible exchange rate is determined by the interaction of forces of demand and supply. ये बात हमें बहुत ही clearly पता है। Then the equilibrium exchange rate is determined at a level where demand for foreign exchange is equal to supply of foreign exchange. ठीक है, यहाँ पर flexible के साथ साथ में जो है आप managed floating भी लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम हम लोग फॉलो मैनेज फ्लोटिंग को करते हैं और यहाँ पर फ्लेक्सिबल आ गया है, तो इसीलिए जो है ये पर्टिकुलर चीज पर ध्यान दीजिएगा कि जो है इसे आप मैनेज फ्लोटिंग भी रख लो। ठीक है, बिकॉज जो सेंट्रल बैंक है वो जो इंटरवीन करेगी तो वो इस रेट को यहीं पर रखने की कोशिश के लिए करेगी। ठीक है, और वो चीज जो है वो तब जो है सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है जब उन्हें लगता है कि नहीं अब जरूरी हो गया है, अदरवाइज सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती नहीं है और जो डिमांड एंड सप्लाई है उन्हीं के बेसिस पर जो है आपके जो रेट्स हैं, जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिटरमाइन होते हैं। ठीक है, so both the curves intersect each other at point E. The equilibrium exchange rate is determined at OR and equilibrium quantity is determined at OQ. ये इस पर्टिकुलर ग्राफ से हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है अपना जो मार्केट इक्विलिब्रियम जो कि आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइंड करना। उसमें हम लोग इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचते हैं, जब किसी भी पर्टिकुलर की कमोडिटी की जो डिमांड होती है वो उसकी सप्लाई की इक्वल हो जाती है। So this is basically the equilibrium. इसके करस्पॉन्डिंग जो प्राइस होता है वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस होता है एंड ये जो प्राइस यहाँ पर आता है वही डिटरमाइन किया जाता है, या हम ये बोलेंगे कि वो जो है वो प्राइस माना जाता है कि एक कमोडिटी का ये प्राइस हम लोग रखेंगे। ठीक है, सेम वे में जो है आपका ये एक्सचेंज रेट भी चलता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर जो है हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी कमोडिटी की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं भी आता तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है
सॉरी, उसमें हम लोगों ने जो है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के थ्रू जो आपका इक्विलिब्रियम लेवल है वो मेंटेन या वो डिटरमाइन किया है। एग्जैक्टली सेम मैनर में ये चीज भी होगी, ठीक है। सो वी हैव व्हाट, वी हैव डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन डॉलर्स लिया है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग जो है डॉलर का प्राइस डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो हमने डिमांड और सप्लाई लिया है डॉलर का एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया है, ठीक है। तो प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ये जो रेट है ये क्या है कि डॉलर का जो प्राइस है वो रुपीज में कितना आएगा, जैसे कि $1 जो है वो कितने रुपी का बनेगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बोला है दैट अज्यूम दिस $1 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो इस कमोडिटी का प्राइस कितना आएगा वो हमें डिटरमाइन करना है, तो बस वो हम इससे कर देंगे। हमारे पास में डिमांड है, हमारे पास में सप्लाई है, दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दोनों इक्वल होंगे, दैट वुड बी दी योर एक्सचेंज रेट, ठीक है। दैट इज डॉलर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज, ठीक है। देन जो है इसके बाद में इक्विलिब्रियम वाला तो ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में कुछ कंडीशंस होती है लाइक ऑफ एक्सेस डिमांड एंड ऑफ एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस डिमांड या फिर बहुत ज्यादा एक्सेस सप्लाई हो जाए तो फिर जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवीन करती है इन दी मार्केट, ताकि जो रेट्स हैं वो जो एक डिजायर्ड लेवल है वहां पर मेंटेन्ड रह सके, ठीक है। तो देखो एक्सेस डिमांड वाली कंडीशन में क्या होगा, जो आपका रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। डिमांड बहुत क्या है, डिमांड बहुत ही ज्यादा है एंड सप्लाई यहाँ पर कम है, तो आपका जो आपका रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रहेगा दैट विल रिड्यूस। एंड अगर आपके पास में एक्सेस सप्लाई वाली कंडीशन है तो जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है दैट विल इंक्रीज। अब इसे हम थोड़ा सा क्या बोलेंगे, इसको रिवर्स में बोलो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। हमें पता है कि विद प्राइस जब लेस होता है तो डिमांड बढ़ती है, तो मैंने जो अभी बोला है ना उसका अपोजिट आप लोग ध्यान रखो कि जब रेट कम हो रहा है, पहले रेट को कम कर दें हम लोग, तो जब रेट कम हो रहा है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर रेट इंक्रीज होता है तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसको यहाँ पर अप्लाई करो, उसी के थ्रू जो है इस चीज को हमें समझना रहेगा। ऑल राइट, देन चेंजेस इन एक्सचेंज रेट देखें कि चलो हमने बोल दिया कि जहां पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो गए वो जो है वो आपका एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया है, लेकिन अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा जो है आपका एक्सचेंज रेट वही रहे। दिस कैन चेंज एंड ऑब्वियसली दीज थिंग्स डू चेंज, ठीक है। तो अगर वो चेंज होता है तो ऐसे केस में एक्सचेंज रेट पर क्या जो है इसका इफेक्ट होगा। सो सबसे पहले वी हैव दी चेंज इन डिमांड, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं कि जो डिमांड है वो अगर चेंज होती है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में क्या चेंजेस होंगे। सो डिमांड क्या हो रही है, डिमांड हो रही है इंक्रीज। नाउ इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई हमें किस चीज को शो करती है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप लोगों की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें पढ़ चुके हो, इसीलिए जो है आपका बेस जो है ना वो जरूरी है, और इसीलिए मैक्रो के पहले माइक्रो को पढ़ना जरूरी है। सो नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को जो है ना माइक्रो इकोनॉमिक्स याद है कि वहां पर क्या क्या चीजें हुई थी। जब इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं तो दैट इज शिफ्ट, और शिफ्ट क्यों होता है, जो प्राइस है किसी भी कमोडिटी का जो ओन प्राइस है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, और इसके अलावा जो भी फैक्टर्स होते हैं उनमें जो है चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो शिफ्ट या फिर जो इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड वाला कंसेप्ट है दैट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग द डिमांड, और जो खुद का प्राइस है वो कैसा है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में शिफ्ट होता है जब खुद ही का प्राइस चेंज हो जाए, किसी भी कमोडिटी का खुद का अगर कोई प्राइस चेंज होता है तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, उस कंसेप्ट को हम मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आई होप सो कि आप लोग जो इसे लिंक कर पा रहे हो, जब खुद की कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को हम लोग मूवमेंट बोलते हैं, और इसे हम बोलते क्या है, तो दिस इज लाइक आपका जो है अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसे कि चेंज इन डिमांड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये चीज हम लोग जो है इस पर्टिकुलर टर्म को हम लोग यूज करते हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ऑल राइट, आई होप सो यहाँ पर जो है आपका रिकैप
फिनिश हुआ होगा। अब आते हैं वापस जो हमारे पास में टॉपिक है, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड, जो कि आपके एक्सचेंज रेट के पर उसका क्या इफेक्ट होगा। सो हमें जो है यहाँ पर सप्लाई को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ठीक है। सप्लाई के बारे में चेंजेस नहीं बोला है, मतलब कि सप्लाई विल रिमेन कांस्टेंट। तो ये आपकी इनिशियल सप्लाई, ठीक है, we have this initial supply, this is our initial demand, all right। आपका जो initial price है, that means rate है, वो आ गया है ये। अब आपको क्या बोला गया है कि जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज मतलब कि राइट वर्ड में शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हमने राइट वर्ड में शिफ्ट करवा दिया। अब ये जहां पर भी सप्लाई कर्व से मीट करे उस पॉइंट को हमें क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। वहां से प्राइस देख लो तो जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपका जो एक्सचेंज रेट होगा वो होगा इंक्रीज, और क्वांटिटी भी राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, तो जो क्वांटिटी है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज। अब एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज, एक्सचेंज रेट इंक्रीज है, सो $1 इज इक्वल्स टू ₹75, ठीक है। 70 से ज्यादा हो जाएगा तब हम बोलेंगे कि आपका एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लिंक कर लो, इसमें जो है रुपी एप्रिशिएट हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसे भी हम लोग अपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि कब एप्रिसिएशन होता है और कब डेप्रिसिएशन होता है। So an increase in demand for foreign exchange will shift the demand curve towards right. There is an excess demand of QQ1 at the original exchange rate, ठीक है। तो ये जो है QQ1 की क्या है, आपकी एक्सेस डिमांड हमें देखने को मिल रही है। So as a result exchange rate rises, ठीक है। ये इस डिमांड के बढ़ने से ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज रेट राइज हो रहा है। So it shows that per unit price of Australian dollar in terms of rupees has increased, that is डोमेस्टिक करेंसी हैज डेप्रिशिएटेड, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है डॉलर्स का जो है वो लिया है, यू कैन सी क्वांटिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ठीक है। तो इस बेसिस से हमने क्या बताया कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रही है। जो हमने यहाँ पर कंसेप्ट समझा वही चीज यहाँ पर जो है रिटन में हमारे पास में है, ठीक है। देन कम्स टू डिक्रीज इन डिमांड। अब अगर डिमांड डिक्रीज हो रही है तो दैट मीन्स ये कहां पर शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो अब बस इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवा दो। अब ये अज्यूम करो पहले जो है आपका ये थी आपकी जो डिमांड थी D1 एंड S, अब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। सो योर न्यू डिमांड कर्व इज दिस वन, ठीक है, जो कि यहाँ पर मीट कर रहा है आपके सप्लाई कर्व से। ये आपका जो है न्यू क्या आ गया, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। इनिशियल वाज दिस वन, आप देख रहे हो कि आपकी जो एक्सचेंज रेट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि मान लो पहले $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज था, तो अब जो है $1 इज इक्वल्स टू 68 रुपीज हो गया से, ठीक है। हमने ये पर्टिकुलर चीज ली है। तो अभी यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट है वो हो रहा है डिक्रीज, और आपकी जो करेंसी है, ठीक है, जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। तो ये जब डिमांड कम होगी तो एप्रिसिएशन होगा आपकी करेंसी का, ठीक है। एंड जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, वो भी जो है वो भी रिड्यूस होगी, ठीक है। सो अ डिक्रीज इन डिमांड will shift the demand curve towards left, so it leads to deficit demand of Q1Q at the original exchange rate. As a result exchange rate will fall, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में हमने क्या देखा कि जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो रहा है। Now per unit price of Australian dollar in terms of rupees has decreased, that is domestic currency has appreciated, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक करेंसी है वो एप्रिशिएट हुई है, ऑल राइट। देन उसके बाद में जैसे अभी हमने चेंज इन डिमांड देखा, अब उसी का अब जो है हम क्या देखेंगे, चेंज इन सप्लाई देख लेते हैं। तो जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स सप्लाई के कर्व में अब हमें राइट वर्ड शिफ्ट करवाना है, ठीक है। दिस इज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, ठीक है, दिस इज योर ओरिजिनल सप्लाई कर्व। नाउ हमें क्या बोला गया है कि आपकी सप्लाई इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब कि हम जो है इसको राइट वर्ड में शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। तो ये राइट वर्ड में हमने शिफ्ट करवा दिया, वी गॉट अ न्यू सप्लाई कर्व, और जहां पर ये डिमांड और सप्लाई कर्व मीट कर रहे हैं वो पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब इनिशियल वाला आपका रेट ये था, अब आपका रेट ये है, दैट मीन्स हम जो है डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, दैट मीन्स जो रेट है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो जब रेट कम होता है तो आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है दैट विल एप्रिशिएट, ठीक है।
तो अगर सप्लाई बढ़ती है एट द सेम डिमांड तो डोमेस्टिक करेंसी में जो है एप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगा एंड जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल होगा। और क्वांटिटी पर क्या असर होगा, आपकी पहले क्वांटिटी Q1 थी अब Q2 हो गई है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी। सप्लाई बढ़ी है ना तो क्वांटिटी को इंक्रीज होना ही है, ठीक है। सो इफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इट विल लीड टू rightward shift in supply curve. At the original exchange rate there is an excess supply of Q1 Q2, as a result the new exchange rate moves down, ठीक है। तो ये जो excess supply थी इसकी वजह से ये जो है exchange rate आपका नीचे आ गया है, ठीक है, बिकॉज जब सप्लाई ज्यादा हो जाए और डिमांड आपकी कम है तो ये सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या करते हैं, प्राइसेस को कम कर देते हैं। सेम वे में यहाँ पर प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। So this implies that per unit price of Australian dollar in terms of rupees has reduced. A decrease in the price of foreign currency in terms of domestic currency means that the domestic currency has appreciated, ठीक है। तो जब जो है हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन करेंसी की प्राइस है वो डिक्रीज हो गई है आपकी डोमेस्टिक करेंसी के कंपैरिजन में या उसके रिलेशन में, सो दिस इज व्हाट डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन, ठीक है। So with increase in supply your domestic currency will appreciate. Then आते हैं decrease in supply पर। अब supply क्या हो रही है, supply जो है वो decrease हो रही है तो decrease करवा देते हैं। या आपकी initial demand या आपकी initial supply, ठीक है, this is your initial price. Now हमें जो है decrease करवाना है supply को, that means हमें leftward में shift करवाना है। तो ये S2 से leftward जाओगे तो ये S1 आ गया आपका, ये दोनों जहां पर meet करें आपको क्या मिला है, P मिल गया है, दैट इज आपका जो प्राइस है या आपका जो एक्सचेंज रेट है वो आपको मिल गया है। तो हमने क्या देखा कि हम P1 से P जा रहे हैं तो हम अपवर्ड जा रहे हैं। सो ये जो अपवर्ड वाला स्लोप है ये क्या बता रहा है कि आपका एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है या राइज हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है, ऑलराइट, आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है दैट इज डेप्रिशिएटिंग, क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट इज राइजिंग, मतलब कि $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज से अब हम जो है $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज पर चले गए हैं, ठीक है। इसी तो हम बोलेंगे कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है, ठीक है। सो ये है आपके डोमेस्टिक करेंसी के डेप्रिसिएशन वाली कंडीशन, ऑल राइट। सो एज डिक्रीज इन सप्लाई विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टुवर्ड्स लेफ्ट, इट लीड्स टू डेफिसिट सप्लाई ऑफ Q2 Q1 एट द ओरिजिनल एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये जो है ये डेफिसिट सप्लाई, इतनी जो है सप्लाई में हमें डेफिसिट देखने को मिल रही है। This will increase the exchange rate. So, per unit price of Australian dollar in terms of rupee has increased and thus the domestic currency has depreciated. ठीक है? So, I hope so ये जो चारों ही केसेस हैं हमारे, ये आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर आउट हो गए हैं कि अगर सप्लाई या डिमांड में चेंजेस होता है तो उसकी वजह से आपका जो एक्सचेंज रेट है उसमें क्या चेंजेस होता है। नाउ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा नहीं, मतलब बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन हाँ अगर कभी आ जाए कि आपको जो है सप्लाई में भी चेंज बताना हो और डिमांड में भी चेंज बताना हो तो क्या आप लोग बता सकते हैं? आई होप सो कि आप लोग का आंसर जो है वो येस होगा, और अगर येस नहीं है तो समझ लो कि कैसे करना है, ठीक है। ये हमारी डिमांड है, दिस इज आवर सप्लाई, ये हमने इनिशियल वाला बना दिया है, ऑल राइट। अब मान लो आपको बोल दिया जाए कि आपकी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है प्लस आपकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या आपको जो है ये बताना है कि आपके एक्सचेंज रेट पर क्या इफेक्ट होगा। तो डिमांड को हमने इंक्रीज करवाया, सप्लाई को हमने इंक्रीज करवाया, हमें मिला न्यू थिंग दैट इज जो प्राइस है, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो कैसा है, कांस्टेंट है। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियो अगर कभी आ जाता है क्वेश्चन तो आई होप सो कि आप लोग जो हो इसे आंसर कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नहीं आने के पीछे के रीजंस क्या है कि जरूरी नहीं है ना जितनी सप्लाई इंक्रीज हुई उतनी डिमांड इंक्रीज हुई हो। तो ये चीजें आप लोगों को अगर बताई जाए क्वेश्चन में तो आप लोग कर सकते हो, जैसे कि मार्केट इक्विलिब्रियम जो आप लोगों ने कब पढ़ा था आपकी 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसमें आप लोगों ने देखा था वेरियस केसेस कि अगर डिमांड और सप्लाई में चेंज होता है तो किस किस वे से चेंजेस हो सकते हैं। एंड इन दैट यू हैव सीन कि जो डिमांड और सप्लाई अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं
तो उसमें आपके पास में वेरियस केसेस होते हैं, लाइक सेम प्रपोर्शन में चेंज हो रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज ज्यादा है, डिक्रीज कम है, तो ये चीज है क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होती है, ठीक है। तो ये वैसे तो फॉरेन एक्सचेंज वाले में जो है आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, बट अगर कभी पूछा जाए तो बस ऐसे ही जो है आपको डायग्राम्स बना देने हैं। अगर मान लो बोल दिया सप्लाई इंक्रीज है, डिमांड डिक्रीज है, तो बस कर दो, सप्लाई में राइट वर्ड शिफ्ट कर दो और डिमांड में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर दो, ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, एंड दिस इज योर सप्लाई में शिफ्ट, तो ये आपके पास में न्यू वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है बस जो भी क्वेश्चन में बोला जाए उसको जो है प्रॉपर्ली पढ़ लो, रीड कर लो, समझ लो और फिर जो है उसका आंसर दे देना रहेगा, ठीक है। सो आई गेस कि ये जो सारी चीजें हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है। जो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल है प्लस जो चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई है, ये कंसेप्ट जो है आप लोगों को प्रॉपर्ली क्लियर हो गए हैं। सो विद दिस हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड पर आते हैं, लेकिन अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, चैप्टर का कुछ पार्ट बचा है जो कि हम अपने आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। इसी के साथ में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज अनअकैडमी पर जो है डेडिकेटेडली ह्यूमैनिटीज के लिए जो है बैचेस लॉन्च हो चुके हैं फॉर बोथ ऑफ द क्लासेस 11th एंड 12th। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लीजिए और उसके जो बेनिफिट्स है वो जरूर जो है आप लोग ले लीजिए, बिकॉज जो है ये बैचेस जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं, आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। So for class 11th we have Inception Humanities batch and for class 12th we have Victory Humanities batch। दोनों ही बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर नहीं एनरोल किया है तो जल्दी से एनरोल कर लो बाय यूजिंग कोड SAKSHIV SAKSHIV। इस कोड के थ्रू आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी जो है वो अटेन कर सकते हो और इन दोनों ही बैचेस की जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके अपार्ट आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल उसे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे कि चैनल पर क्या चल रहा है, कब कौन सा वीडियो आ रहा है, आपका कौन सा टीचर कौन से पर्टिकुलर जो है वीडियोस के साथ में आप लोगों को मिलने वाले हैं। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है एंड इस वीडियो में या इस पार्ट में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है वो भी अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। थैंक यू।